नमस्कार। ज्योतिष विमर्श में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ज्योतिष के मेरे प्रिय देवियों और सज्जनों, सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि ज्योतिष विमर्श में मेष राशि से लेकर के धनु राशि तक के जातकों का वर्ष 2024 की जो भविष्यवाणी है, इसका जो वर्षफल है, उस पर मैं विस्तार से आपसे चर्चा कर चुका हूं। आज मैं धनु राशि मकर राशि के जातकों के बारे में विस्तार से आपसे बात करूंगा कि वर्ष में मकर राशि के जातकों का यह वर्ष 2024 कैसा रहेगा। इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, लाइक न किया हो, शेयर न किया हो, तो कृपया यह करना न भूलें। मैं इससे पहले कि अपनी बात शुरू करूं, एक चीज और आपसे चाहूंगा कि अगर आपकी कुंडली हो तो उसे आप सामने लिख लें और चंद्र कुंडली के अनुसार जो ग्रह जिस राशि में गोचर कर रहे हैं, तदनुरूप जो निष्कर्ष निकलता है उसको उससे संबंधित फलादेश प्लस जो आपकी चंद्र कुंडली बन रही है और उससे जो नवमांश कुंडली बन रही है, उस फलादेश को सम्मिलित करते हुए हमने फलादेश तैयार किया है। जाहिर है कि जब ग्रह अपने मित्र के घर में होते हैं, अपनी राशि के उच्चस्थ होते हैं, तो वो अच्छा फल देते हैं। समभाव में होते हैं तो थोड़ा कम देते हैं, और अगर शत्रु के घर में बैठे हैं तो वो उनके फल में कमी आती है। पुनः मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर कोई वर्गोत्तम ग्रह है, वर्गोत्तम से तात्पर्य है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में नमूने के तौर पे मान लीजिए कि कुंभ राशि में इस समय शनि गोचर कर रहे हैं और आपके दूसरे भाव में है, और गोचर कुंडली में भी अगर दूसरे भाव में शनि मौजूद हैं तो इसे वर्गोत्तम कहा जाता है। ऐसी स्थिति में नवमांश कुंडली में वर्गोत्तम होने पर यह जो ग्रह है वो अपने से कई गुना ज्यादा फल आपको देता है। पुनः अगर आपकी चंद्र कुंडली या लग्न कुंडली में कोई ग्रह कमजोर है, नीच का है, शत्रु के घर में बैठा है और जाकर के नवमांश कुंडली में मित्र के घर में बैठ गया है, अपने राशि के उच्चस्थ हो गया है, अच्छे घर में बैठ गया है, तो वो फिर अच्छा फल देता है। इसे आप अपनी कुंडली जब सामने रखेंगे तो उसे स्वयं देख सकते हैं। अब मैं अगर बात करूं कि आपकी राशि में, आपकी कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति इस समय है गोचर कुंडली के अनुसार, वो इस प्रकार है, तो कृपया आप इसे ध्यान से सुने और नोट भी कर लें। हमारे सभी मकर राशि के जो जातक देवियां हैं, जातक बंधुजन हैं, शनि आपके दूसरे भाव में विराजमान है, पूरे साल वहीं रहेंगे धन भाव में। तीसरे स्थान पर राहु विराजमान है और पूरे साल रहेंगे। नौवें स्थान पर केतु विराजमान है और पूरे साल रहेंगे। बुध, शुक्र और मंगल की स्थिति लगातार बदलती रहेगी, और आपको ये बताना चाहूंगा कि इस समय 11वीं राशि में, 11वें स्थान में, लाभ स्थान में, आय स्थान में बुध और शुक्र गोचर कर रहे हैं। व्यय स्थान में मंगल और बुध और शुक्र गोचर कर रहे हैं आय स्थान में, और 12वें स्थान में व्यय भाव में मंगल और सूर्य का गोचर इस समय है। गुरु महाराज 1 मई तक आपके सुख भाव में चौथे स्थान में विराजमान रहेंगे। 2 मई से वे पंचम भाव में चले जाएंगे और
पंचम भाव में पूरे साल विराजमान रहेंगे। अर्थात आपके धन भाव में शनि महाराज, तीसरे भाव में राहुदेव और नवें भाव में केतु पूरे साल विराजमान रहेंगे। बृहस्पति चौथे और पांचवें स्थान में स्थान परिवर्तन करेंगे। तो यह वर्ष हमारे जो मकर राशि के बंधुजन हैं, जो जातक हैं, उनको नई उमंगें लेकर आया है, नई उम्मीदें लेकर आया है, नई खुशियां लेकर आ रहा है। पूरे साल शनि महाराज दूसरे स्थान में बैठ करके आपके आय में लगातार वृद्धि करते रहेंगे और वो अपने घर में भी बैठे हैं। अभी बीच में 11 फरवरी से लेकर के 18 मार्च तक शनि देव अस्त रहेंगे। तो जाहिर है कि इस अवधि में उनके अस्त रहने के कारण आपके धनागम में, आपकी आर्थिक स्थिति में उतनी प्रबलता नहीं रहेगी 11 फरवरी से लेकर के 18 मार्च तक। पुनश्च जो चौथे भाव में गुरु हैं वो सुख कारक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। राहु तीसरे भाव में बैठकर, केतु नवें भाव में बैठकर आपके पराक्रम को पूरे साल बढ़ाएंगे। गुरु महाराज चौथे भाव में, सुख भाव में यद्यप बैठे हैं, लेकिन चौथे भाव के जो गुरु महाराज हैं उन्हें बहुत अच्छा नहीं माना जाता, यद्यपि वो बैठ करके कर्म स्थान को भी आपके 10वें भाव को देख रहे हैं और उसे पुष्ट और सबल कर रहे हैं। लेकिन जब मई में गुरु चौथे से पांचवें में चले जाएंगे तब आपकी स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी और इधर यहां से दृष्टिपात करेंगे सीधे जाकर के आपके आय स्थान को। दूसरे स्थान पर शनि पहले से बैठे हुए हैं, राहु तीसरे स्थान पर बैठकर पराक्रम बढ़ाएंगे। तो यह स्थिति आपकी बहुत सुंदर हो जाएगी। हमारे जो मकर राशि के जातक हैं, आप सभी जानते हैं कि जो हमारी राशियां हैं उनके जो हमारे नक्षत्र हैं उनके जो चरण हैं, 9 चरणों की एक राशि होती है। और जो हमारी कुल जो नक्षत्र हैं 27 नक्षत्र और 12 राशियां हैं, तो उसी हिसाब से वो बटी हैं। मकर राशि उत्तराषाढ़ा का 3 चरण, श्रवण का 4 चरण, 4, 3, 7 और धनिष्ठा का 2 चरण। ये 9 चरण मिला करके मकर राशि बनती है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा जो बड़ी, हालांकि वर्षफल से उसका बहुत ज्यादा संबंध नहीं है, लेकिन एक सामान्य सी बात है और यह आपके संज्ञान में होना भी चाहिए जो हमारे ज्योतिष के प्रेमी जन हैं, कि अगर आपका उत्तराषाढ़ा का के द्वितीय चरण का जन्म है, उत्तराषाढ़ा का जो प्रथम चरण था वो धनु राशि में चला गया था, उसका 9वां चरण था। उत्तराषाढ़ा का जो द्वितीय चरण है अर्थात मकर राशि का पहला, तो ऐसे लोग थोड़ा सा चोट चपेट वाले होते हैं। कभी अंगुली भी चोट हो जाए, एक आध उंगली कटी हो, एक आध, मतलब इस तरह का अंग में कहीं ना कहीं वो दिक्कत करते हैं। लेकिन अगर उत्तराषाढ़ा के तीसरे चरण का जन्म है आपका, तो ये अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। उत्तराषाढ़ा के जो चौथा चरण है वो भी खराब माना जाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने घर परिवार में कम प्रेम करने की बजाय अगल बगल ताक झांक में लगा रहता है। अगर किसी व्यक्ति के श्रवण के 4 चरणों में जन्म हुआ है, तो श्रवण का जो पहला चरण है अगर उसमें हुआ है तो वह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति शुभकारी संदेश, शुभकारी उसका सदैव भाव रहता है। जहां पहुंचेगा शुभ ही शुभ कराएगा।
अगर श्रवण नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा गुरुभक्त होता है। अगर आपका होगा तो आप देख भी रहे होंगे कि आपके गुरुओं में, लोगों में, श्रेष्ठ जनों में भक्ति होगी। अगर तीसरा चरण है तो ऐसा व्यक्ति पुत्रवान है, पुत्रवान होता है। चौथे चरण में है तो ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ होता है हर चीज में, कर्मणा, कर्म में, ज्ञान में, आर्थिक स्थिति, हर तरह से श्रेष्ठ रहता है। और अगर आपका जन्म, मैंने उत्तराषाढ़ा के 3 चरण, श्रवण के 4 चरण और धनिष्ठा के प्रथम और द्वितीय चरण में हुआ है तो ऐसे व्यक्ति हर तरह से बड़े ही, कहा जाता है कि अगर धनिष्ठा का प्रथम चरण है तो ऐसा व्यक्ति पृथ्वीपति होता है, और द्वितीय चरण में हुआ है तो कुल तारक होता है, और लड़कियां होती हैं तो दोनों कुल को तारने वाली होती हैं। हर तरह से, आर्थिक दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, वैदुष्य की दृष्टि से, मनसा वाचा कर्मणा। अब मैं आगे आपसे बात करूंगा कि अगर अब यहां जो शनि महाराज हैं वो दूसरे भाव में रह करके आपके 8वें भाव को देख रहे हैं जो भाग्य का भाव है, और वहां केतु विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा यहां दूसरे भाव में बैठ करके 8वें भाव को देख रहे हैं। 8वें का जो स्वामी है वो सूर्य है, 9वें में केतु है, तो 8वें भाव में अगर शनि देख रहे हैं तो थोड़ा ऐसे व्यक्ति को एक्सीडेंट आदि होने के चांस रहते हैं। तो गाड़ी चलाते समय आपको बहुत सावधान रहना है, सतर्क रहना है। यद्यप सतर्क तो हर समय रहना चाहिए, लेकिन फिर भी शनि चूंकि दूसरे भाव में है और वहां से 8वें भाव को अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं तो वो कभी चोट चपेट इस तरह के एक्सीडेंट आदि करा देते हैं, तो इससे आपको सतर्क रहना है। शनि चूंकि पूरे साल द्वितीय भाव में रहेंगे तो शनि का जप अगर आप पूरे साल करते हैं तो पूरा साल आपका बड़ा ही श्रेष्ठ तरीके से बीतेगा। स्वास्थ्य, चूंकि राज के स्वामी आपके शनि हैं तो शनि और उधर राहु, तो राहु का जो स्वभाव है वो आप सभी जानते हैं कि अचानक बिगाड़ देता है और फिर अचानक उसको बनाएगा। तो शनि की दृष्टि 8वें पर पड़ने के कारण शारीरिक सुख तो देगा, राशि स्वामी भी है, क्योंकि आपके राशि का राशि भी है, तो शारीरिक सुख तो देगा, लेकिन एक्सीडेंट आदि के चांसेस उसमें बने रहते हैं। आर्थिक दृष्टि से जैसा कि मैंने बताया कि अभी इस समय मंगल और सूर्य आपका खर्चा बढ़ा रहे हैं। 2 मई को गुरु भगवान चले जाएंगे 5वें स्थान में, और फिर 11 फरवरी को धन भाव में आ जाएंगे बुध महाराज। 2 फरवरी को आ जाएंगे लग्न में बुध महाराज, और 21 फरवरी को, 11 फरवरी नहीं, 21 फरवरी को वो आपके धन भाव में चले जाएंगे। तो जाहिर है कि चाहे वो लग्न में रहें बुध महाराज, चाहे दूसरे भाव में जाएं, वे आपको सुदृढ़ करेंगे आर्थिक स्थिति से, मानसिक स्थिति से, आत्मिक बल बढ़ाएंगे। अगर हम शिक्षा की बात करें कि जो जातक शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं, पढ़ लिख रहे हैं, इम्तहान दे रहे हैं, उनके लिए कैसा रहेगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अच्छा है। गुरु बृहस्पति जो ग्रहों के गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं, वे 5वें में चले जाएंगे 2 मई को, और अभी 4थे भाव में हैं, तो हर तरह का सुख आपको दे रहे हैं। और जैसे ही वो 5वें में जाएंगे वैसे ही जो जातक हैं उनके संतान का सुख प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो 5वें पहुंच जाएंगे। तो विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। अभी जनवरी बहुत अच्छा है, फरवरी बहुत अच्छा है, फिर आप देखेंगे कि सितंबर और नवंबर बहुत अच्छा रहेगा। इस बीच में अगर आप कोई कंपटीशन देते हैं, कोई परीक्षा देते हैं, तो सफलता के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। कैरियर की दृष्टि से दूसरे भाव के शनि 11वें भाव तथा
चौथे भाव से बृहस्पति 7वें भाव को देख रहे हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा। कैरियर में आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेकिन तीसरे भाव में राहु, जैसा कि मैंने बताया, बीच बीच में आपको चुनौतियां देते रहेंगे। जहां तक लोगों में एक दूसरे के प्रेम की बात है तो 11वें भाव में बुध और शुक्र वहां से 5वें भाव को देख रहे हैं और देखने से आपके जो वैवाहिक जीवन है उसमें खुशी का संचार रहेगा। मंगल का जब गोचर होगा जुलाई से लेकर के अगस्त 2024 के बीच में, तब थोड़ा सा तनाव रहेगा जुलाई अगस्त में, लेकिन इधर इसके पहले बहुत अच्छा रहेगा। पुनश्च बृहस्पति जब 5वें भाव में आ जाएंगे तो वो प्रेम संदर्भों में मजबूती देते हैं और वो प्रेम संदर्भों में मजबूती देंगे। इस प्रकार जो हमारे मकर राशि के जो जातक हैं, आपका जो शनि की 7.5 है उसका भी अंतिम चरण चल रहा है। तो जो शनि महाराज हैं वो वैसे ही आपकी राशि के जितने बिगड़े काम हैं उनको सुधारने में लगे हैं। 2.5 साल यही करेंगे। और संयोग से आपके राशिस भी हैं, और धन भाव में बैठे हैं और साल भर धन भाव में बैठे रहेंगे। तो इस प्रकार यह आपकी जो आपका जो वर्ष है, ये आर्थिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, सुख सुविधा की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी मकर राशि के जातक बंधुओं को, देवियों को, बच्चों को आंग्ल नववर्ष 2024 की शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि इस वर्ष में आपका मनोबल और बढ़ेगा, आप में नई उमंगें आएंगी, नया उल्लास आएगा, नई खुशियां आएंगी और आपका आत्मबल और बढ़ेगा और आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।